हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आर्ट एंड कल्चर के क्लासेस के तहत जो है आज हम लोग राष्ट्रकूट कालीन कला और स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला को लेकर के साथ में चित्रकला को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। राष्ट्रकूट काल या राष्ट्रकूट जो साम्राज्य है वो बादामी के चालुक्य शासन के बाद स्थापित हुआ था। तो आज का हमारा विषय है कि राष्ट्रकूट काल में जो निर्माण जो है भारत को समर्पित किए गए थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आपने नाम ही सुना होगा, एलोरा के कैलाश मंदिर का नाम सुना होगा, एलिफेंटा द्वीप समूह का नाम सुना होगा, एलिफेंटा की गुफाओं का नाम सुना होगा। तो एलोरा की गुफाएं, कैलाश मंदिर, साथ में एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो राष्ट्रकूट काल के वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। साथ में जो एलोरा की चित्रकला है वो भी राष्ट्रकूट काल के जो है सर्वोत्तम चित्रकलाओं में से एक है। तो आज का जो डिस्कशन पॉइंट है वो क्या है, राष्ट्रकूट काल में कला और स्थापत्य कला और चित्रकला को लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रकूट जो काल है वो किस प्रकार स्थापित हुआ। राष्ट्रकूट काल की अगर हम बात करें तो ये 6वीं से लेकर के जो है 10वीं शताब्दी के मध्य जो है दक्षिण और दक्कन के क्षेत्रों में इसका साम्राज्य था। अर्थात चालुक्य के जो साम्राज्य पाए जाते थे, बादामी के चालुक्य या जो ईस्टर्न चालुक्यास थे, उनके शासन के ऊपर ही इनका शासन स्थापित हुआ था। इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी मान्यखेत। मान्यखेत से ये क्या करते थे, शासन करते थे। राष्ट्रकूट शासकों के जो पूर्वज थे वो क्या थे ना, बादामी के चालुक्य क्या थे, फ्यूडिटरीज या सामंत के तौर पर काम करते थे। और इन्हीं में से जो है एक जो है महत्वपूर्ण शासक है जिसे हम कहते हैं दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने क्या किया, कीर्तिवर्मन द्वितीय को जो है हटाते हुए स्वयं का साम्राज्य स्थापित किया या राष्ट्रकूट शासन स्थापित किया और मान्यखेत से शासन करने लगा। ये तो था राष्ट्रकूट शासन के, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना को लेकर। राष्ट्रकूटों में कई महत्वपूर्ण शासक भी प्राप्त हुए। अमोघ वर्ष है ना, अमोघ वर्ष जैसे शासक जो है राष्ट्रकूट में हमें प्राप्त हुए, जो कि कह सकते हैं कि इतिहास में काफ़ी जो है प्रसिद्धि को प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रकूट शासक जो है वो किन कल्चरल की दृष्टि से किन धर्मों से जो है जुड़े हुए थे। तो राष्ट्रकूट शासक जो है वो मुख्य रूप से ब्राह्मण धर्मों से संबंधित थे। हालांकि कुछ जो बाद के जो शासक थे वो कह रहे हैं जैनिस धर्मों को उन्होंने संरक्षण दिया। तो एक तरफ ब्राह्मण धर्म, जो पूर्व के शासक है वो ब्राह्मण धर्म को संरक्षित करते हैं, बाद में जैनिस को संरक्षित किया था। इसलिए एक मिला जुला कल्चर हमें देखने को मिलता है। अर्थात जो निर्माण है वो किसी शासक तक सीमित नहीं होता है। निर्माण जो है एक शासक के द्वारा प्रारंभ किया जाता है एवं कई शासकों के द्वारा उसे पूर्ण किया जाता है। अब अलग अलग शासकों का अलग अलग क्या है, रिलीजन के साथ जो है घिंचाव रहता है या आकर्षण रहता है। इसके कारण निर्माण में भी क्या है, परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार एक ही राजवंश में हमें कई जो है रिलीजन के क्या है निर्माण देखने को मिलते हैं, जो कि हमें राष्ट्रकूट में भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अब देखेंगे कि अधिकांश जो राष्ट्रकूट शासक थे उनके बारे में अगर डिस्कशन किया जाए, वो क्या थे, ब्राह्मणिस्ट थे और वे शैव, शक्ति और इसके साथ साथ वैष्णव धर्म से संरक्षित थे या उनसे संबंधित थे। और इसका सबसे मूल कारण क्या है ना, जो भी इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं उन इंस्क्रिप्शन में जो प्रारंभिक स्तुतियां हैं वो या तो शैव के या विष्णु से जुड़े हुए हैं। तो इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा ब्राह्मण धर्म को क्या किया गया, संरक्षित किया गया है। और इंस्क्रिप्शंस में ही बहुत ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि वो क्या है ना, ब्राह्मण धर्म से प्रारंभिक जो शासक है वो ब्राह्मण धर्म को ज़्यादा संरक्षित करते थे। इनमें अमोघ वर्ष जो संजन अभिलेख है, संजन अभिलेख में ये अमोघ वर्ष के बारे में कहा गया है कि उन्होंने अपने जो है हाथ का अंगूठा भी जो है लक्ष्मी मंदिर को दान में दिया था किसी विपदा को टालने के लिए। दंती दुर्ग के द्वारा जो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया गया था। साथ में कहा जाता है कि संजन और काम्बिक अभिलेख से प्राप्त होता है कि यहाँ के जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा राजस्यु, साथ में वाजपेयी एवं अग्निष्टोम जैसे वैदिक जो अनुष्ठान है वो किए गए थे। तो इससे साफ स्पष्ट जाहिर होता है कि कल्चरल दृष्टिकोण से उन्होंने ब्राह्मणिस्ट धर्म को जो है उन्होंने क्या किया था,
ना संरक्षित किया था। ठीक है, अब हम लोग वास्तुकला और निर्माण कला को लेकर के या गुहा मंदिर निर्माण को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो वास्तुकला के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 4 वैसे क्षेत्र हैं जो चालुक्य काल में जो स्थापित हो गए। इन क्षेत्रों में तो क्या है, राष्ट्रकूट चूँकि चालुक्य शासकों के बाद आए तो उनके निर्माण के क्षेत्रों में भी इनका निर्माण पाया जाता है। और इनके जो प्रमुख 4 क्षेत्र हैं वो हैं एलोरा है, साथ में बादामी भी हैं, आहोल भी है और साथ में क्या है, पटकल है। तो इनमें 3 क्षेत्र तो स्पष्ट रूप से चालुक्य के दौरान भी हमें प्राप्त हुए थे, बादामी, आहोल, पटकल, है ना। एलोरा और एलिफेंटा के जो निर्माण है वो क्या है, मुख्य रूप से राष्ट्रकूट काल का हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो राष्ट्रकूट शासनकाल के दौरान एलोरा और एलिफेंटा की जो पाषाण गुफाएं हैं वो प्रमुख तौर पर हम लोग उसको देखेंगे। एलोरा की गुफाओं के बारे में यहाँ 34 क्या है ना, बौद्ध गुफा है, बुद्धिस्ट गुफा है, जो कि 6वीं शताब्दी के प्रथम भाग में बनाए गए थे। इसमें इन बौद्ध गुफाओं या बौद्ध मंदिरों का जो है जीर्णोद्धार किया गया था और इन्हें फिर से समर्पित भी किया गया था। अर्थात जो प्रारंभिक शासक थे वो इनका जीर्णोद्धार किया और फिर इन्हें क्या किया, इन्हें समर्पित कर दिया। अमोघ वर्ष जो कि वो क्या थे ना, जैन धर्म के संरक्षक माने जाते हैं। तो उन्होंने जो है यहाँ के जो 5 गुफाएं हैं वो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, जो अमोघ वर्ष के समय काल का है। राष्ट्रकूट शासकों को जो वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण प्राप्त होता है वो कैलाशनाथ मंदिर में प्राप्त होता है। ये कैलाशनाथ मंदिर जो है राष्ट्रकूट कालीन सर्वोत्तम क्या है ना, वास्तुकला का एक उदाहरण है। कैलाशनाथ मंदिर जो है एकास्म पत्थर, चट्टानों, पाषाण एकास्म पत्थर को काट करके बनाया गया है। साथ में यहाँ जो है मंदिर के दीवारों में जो है हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म की जो पौराणिक कथाएं हैं उन कथाओं से मूर्तियों को क्या किया गया, अलंकृत किया गया है। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा इसे जो है प्रारंभ किया गया था। ये मंदिर जैसा कि मैंने कहा कि एकास्म पत्थरों के ऊपर काट करके बनाया गया है। इसमें विशाल स्तंभ भी हैं, छत पर भी यहाँ अलंकरण प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब छत पर भी क्या किया गया है, अलंकृत किया गया, मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इसमें प्रवेश द्वार है, मंडप है और द्रविड़ शैली के हिसाब से विमान भी है। यह द्रविड़ शैली का क्या है ना, एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, एलोरा के गुहा मंदिर में जो है जैन मंदिर भी प्राप्त होते हैं और इन जैन मंदिर में हमें पार्श्वनाथ, शक्तिनाथ इनके क्या प्राप्त होते हैं ना, मूर्तियां प्राप्त होती है। तो जैसे कि कहा कि अमोघ वर्ष के समय काल में हमें जैन धर्म को संरक्षित करते हुए हम पाते हैं राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा, तो वे जो है पार्श्वनाथ के मूर्तियों को भी निर्माण किए हैं और जो तीर्थंकर थे उनके मूर्तियों को जो है जैन गुहा मंदिर में निर्मित किया गया था। ठीक है, एलोरा ना केवल वास्तुकला के दृष्टिकोण से बल्कि पेंटिंग या चित्रकला के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, एलोरा में जो है जैन तथा ब्राह्मण हिंदू धर्म से संबंधित क्या है, पेंटिंग है और ये निर्माण जो है 7वीं सदी से लेकर के 11वीं सदी के मध्य भाग तक किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार एलोरा एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्या है ना, वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। खास करके जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो जो है राष्ट्रकूट काल के सर्वोत्तम वास्तुकला से जुड़ा हुआ है। अब चलिए एलिफेंटा को लेकर के क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। एलिफेंटा की अगर हम बात करें तो एलिफेंटा में क्या है ना, 7 गुफाएं हैं और जो कि पाषाण को काट करके बनाया गया है, स्तंभ भी हैं, मूर्तियां भी हैं। चूंकि यहाँ एक बड़े हाथी का पाषाण मूर्ति है जिसे देखकर पुर्तगालियों ने इसका नाम क्या रखा था, एलिफेंटा रखा था। यहाँ हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ है और खास करके शिव की जो है काफ़ी मूर्तियाँ पाई जाती है। जो है शिव के जो है क्या है ना, बड़े बड़े यहाँ क्या है 9 मूर्तियाँ भी उपस्थित है या विभिन्न शिव के जो विभिन्न क्रियाओं की यहाँ पर क्या पाई जाती है, मूर्तियाँ हैं। एक त्रिमूर्तियाँ भी जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। एलोरा के अगर एलिफेंटा की अगर हम बात करें तो एलिफेंटा का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो सिलहर वंश के जो शासक थे ना, जो कि चालुक्य के सामंत थे, इन्होंने इसका निर्माण जो है 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य तक किया था। सिलहर वंशी शासकों के द्वारा एलिफेंटा का निर्माण
निर्माण किया था, जो चालुक्य के ही क्या थे, सामंत थे। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि एलोरा और एलिफेंटा हमें राष्ट्रकूटकालीन क्या है ना, वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनमें कैलाशनाथ मंदिर जो कि कास्म पत्थरों को काट करके बनाया गया है, यहाँ का जो वास्तुकला है वो क्या है, विश्व प्रसिद्ध है और द्रविड़ शैली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो आगे याद रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर के क्लासेस के तहत जो है हम लोग दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण क्या थे ना, महत्वपूर्ण जो एम्पायर थे या राजवंश थे, उनके दौरान किए गए जो कला और स्थापत्य कला है उनको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।